Good morning. So I'm speaking from a new location. आज नई जगह पर हूँ। तो दिल्ली आया हुआ हूँ और कुछ काम था, इसीलिए संडे का नहीं ले पा रहा हूँ कल का, क्योंकि मैं फ्लाइट में रहूँगा। तो गर्मी बहुत है आज, लेकिन सुबह सुबह दिल्ली में थोड़ी सी बरसात हो गई, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। तो मेरे ख्याल से लोग आने शुरू हो गए हैं, तो एक आधा मिनट हम रुकते हैं। प्रशांत जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अभी पिछले हफ्ते में कोई क्वेश्चंस वगैरह आए हैं आपके पास? एनीथिंग जी विच इज सर। कम? जी सर, हाँ मैसेज आए हुए हैं। जी। पुणे से पुष्कर जोशी जी का एक प्रश्न आया हुआ है। जी। उनका प्रश्न ये है कि क्या दबा हुआ गिल्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंगर के रूप में प्रकट हो सकता है क्या? दबा हुआ गिल्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंगर एंगर बन के। के। जी जी। अच्छा, देखिए, आपको एक बात मैं समझा देता हूँ कि इमोशंस जो होते हैं, जैसे गिल्ट है या एंगर है या इस तरह के जो सैडनेस है, ये इमोशंस आपके कॉन्शियस माइंड में होते हैं। ये दीज आर नॉट फेल्ट इन द सबकॉन्शियस माइंड। इसका सिंपल टेस्ट है। इसका टेस्ट यह है कि आप जब सो रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। तो जब आप निद्रावस्था में हैं तो उस समय आपको न गिल्ट होता है, न सॉरो होता है, न एंगर होता है। तो कॉन्शियस जब जागृत होता है उस समय ही उसको गिल्ट, एंगर, सॉरो, ये सारी इमोशंस आते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस। अब आपका प्रश्न है कि यदि गिल्ट हो गया तो उससे सब, जो गिल्ट है सप्रेस कर दिया और वो सबकॉन्शियस में एंगर बनेगा क्या? तो एंगर भी आपका कॉन्शियस माइंड का भाग है। तो ये क्या होता है कि आप ये सोच लीजिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड लिसनर है। आपके कॉन्शियस माइंड में अगर एंगर आ गया तो उसको कुछ मैसेजेस जाएंगे, उसके अंदर में गिल्ट आ गया तो कुछ मैसेजेस जाएंगे, पर्टिकुलर मैसेजेस जाते हैं। लेकिन उसके अंदर में वो एंगर नहीं क्रिएट करेगा। एंगर जो है दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। तो गिल्ट से ये सारी ऑपरेशंस जो हैं ये आपकी कॉन्शियस अवस्था में होती हैं। सबकॉन्शियस में गेट सम इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्शियस माइंड्स थॉट्स, बट वो आपके एंगर को क्रिएट नहीं करेगा। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपने कुछ कर दिया जिसकी वजह से आपको गिल्ट हो गया। अब ये गिल्ट जो है ये एक इमोशन है, ये जाता है बिकॉज दैट जो आपके हाथ से हुआ है वो आपके मेमोरी में चला गया। मेमोरी में जब चला जाता है उसके बाद में आप उसको, आपकी जो रूल बुक है कि ये सही था या गलत था, मैंने गलती किया या सही किया, ये जो आपकी एक कसौटी है, उस पे आप उस इंसिडेंट को लगाते हो और कहते हो नहीं मेरे हाथ से गलत हो गया है। तो नाउ दिस रूल बुक हर इंसान का अलग होता है, उस पे मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूं। बट वो रूल बुक से जब वो एक सिग्नल आता है कि भाई ये गलत हो गया मेरे से, तो आपके अंदर गिल्ट क्रिएट हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए था। और उसको आप सप्रेस करते हो। आप उसको भुलाने के लिए कभी यहाँ कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, क्योंकि आदमी ये जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको वो ज्यादातर अमूमन फेस नहीं करता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि वो तकलीफ देती है। तो वो गिल्ट अगर आप दबा देंगे, और वो दबाने के बाद में जब आपका गिल्ट अंदर ही अंदर वो सिमर कर रहा है, क्योंकि आपने उसको जहां तक हो सके आप कभी सिनेमा देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं आप, बट वो कंटिन्यूअसली आपकी मेमोरी में वो पीछे से वो हैमर करता रहता है कि नहीं भाई ये गलत हुआ था, गलत हुआ था, गलत हुआ। आप उस मैटर को क्लोज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इरिटेट हो जाते। नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग इन द कॉन्शियस माइंड। तो वो जो इरिटेशन है दैट इज बिकॉज एट एनी गिवन टाइम जब मैं बात अभी कर रहा हूं तो मेरा मेन जो फोकस है मेरी बात पे है, आप जो मेन फोकस है जो सुन रहे हैं वो मेरी बात को सुन रहे हैं। लेकिन आपके बैकग्राउंड में शायद पंखा चल रहा होगा, बाकी चीजें भी हो रही होंगी, तो वो चीजें बैकग्राउंड में चले जाती हैं। तो इसी तरह से आपके गिल्ट की जो फीलिंग है वो बैकग्राउंड में चले जाती है, और अक्सर आदमी उसको फेस नहीं करना चाहता है। तो
अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, अरे भाई रुको भाई, मेरे को अभी बहुत काम है, इस बात को बाद में करेंगे, तो उसको ढकेलता रहता है। लेकिन वो क्या है, सूनर और लेटर वो कैचअप करता है। कभी ना कभी तो आप अकेले होंगे ही, कभी खाना खाते खाते अचानक वो आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे यार ये किया था, या आप सोने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिट कर देगा। तो ये कॉन्शियस माइंड में ही हो रहा है। तो होता क्या है कि जब आपको ये फेस करना पड़ जाता है तो आपके अंदर में एक चिढ़ हो जाती है कि यार ये जाता क्यों नहीं, और वो फिर एंगर में आप उसको कन्वर्ट करते हो, बिकॉज यू आर देन टेलिंग अदर, आपके आसपास जो भी है, अरे तुमको ये नहीं आता, तुमने वो नहीं किया। जरा सी बात पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करते हैं ताकि फिर से ये चीज मेरे पीछे ना आए। इसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, मैकबेथ। मैकबेथ एक हिंदी में उसकी पिक्चर बनी है, मकबूल, यदि आपको समय हो तो देखिएगा। कहानी कुछ बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इतना बता दूंगा कि वो जो रानी होती है वो अपने राजा का खून कर देती है। मतलब उसके खून में उसका हाथ होता है। और उसके बाद में दो तीन सीन्स में दिखाया है कि वो फर्शी पोंछ रही होती है और कह रही होती है कि ये दाग निकलता क्यों नहीं। और लोग बोलते हैं यहाँ कोई दाग है ही नहीं, बोले नहीं नहीं तुम जानते नहीं हो, यहाँ बहुत बड़ा दाग है। तो उसको हमेशा पोंछने की कोशिश करती रहती है। तो ये होता है आपका गिल्ट। शेक्सपियर ने उसको बहुत बहुत बखूबी बताया है कि जब गिल्ट हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगती है कि मुझे इसको मिटाना है। तो फिजिकली नहीं मिटा सकते हैं आप गिल्ट को, और वो एंगर में जाएगा, वो आपकी बात सही है, वो एंगर में जाएगा ही, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि मैं इस मैटर को सॉर्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस मैटर को आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग इट इनटू अ क्लोजर। तो इसके लिए महापरीक्षा में मार्ग है। हम अक्सर हमारे विकाया थेरेपी में लोग आते हैं, बात करते हैं, तो समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर में, अब बातें तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट अक्सर उसमें हमें ये मिल जाता है दैट दे आर हैविंग गिल्ट। वो गिल्ट को फिर कैसे सॉर्ट करना है, उस चीज को आप याद रखिएगा, गिल्ट को आप सिर्फ सेल्फ फॉरगिवनेस से ही निकाल सकते हैं। कई बार होता है कि मैं सोच लेता हूं कि मैं इससे बात कर लूं, उसे कह दूं कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो क्या होता है कि वो पार्टली सामने वाला आपको कर भी देगा, लेकिन जब तक आप अंदर से अपने आप को उससे क्लीन नहीं करते हो, वो गिल्ट घूम फिर करके आपके पीछे वो लिंगर करता रहेगा। तो सेल्फ फॉरगिवनेस के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हम लोग बताते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तो अगर आप उसको कर सकते हैं तो आपका गिल्ट आराम से मतलब इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अबाउट ऑलमोस्ट, हम लोग कहते हैं कि 21 दिन तो कम से कम लगता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको हिमालय चढ़ना है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है, आप उस मैटर को क्लोजर पे ला सकते हैं और अपनी जिंदगी नॉर्मल अच्छे से बिता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस उत्तर से आपको थोड़ा समाधान हुआ होगा। तो यदि कोई उप प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या तो फिर प्रशांत जी और कोई प्रश्न है तो देखिएगा, या इस पे कोई जी उप सर। प्रश्न आया हो तो बताइएगा। जी सर, सतपाल सिंह जी का प्रश्न है कि सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कैसे करें? देखिए ऐसा है कि ये अक्सर मेरे क्लासेस में मैं एक एक्सरसाइज लेता हूँ। तो जैसे मेरे सामने अगर 15-20 लोग बैठे हैं तो मैं हर एक से पूछता हूँ कि भाई आप मैं एक शब्द दूंगा, तो आप जो भी पहला आपके दिमाग में कोई चीज आती है आपने उस शब्द को बोलना है। ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत आपने बोल देना है जो भी वर्ड आपके सामने आता है। तो जैसे मैं उनको कहता हूँ नीला, तो कह देते हैं आसमान। तो इमिडिएटली आसमान, मैं दूसरे आदमी से पूछता हूँ आसमान, तो कहता है चिड़िया। फिर मैं तीसरे को बोलता हूँ चिड़िया, तो कहता है पंख। और मैं चौथे को कहता हूँ पंख, तो वो कहता है हवाई जहाज। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक ही बात आप देखेंगे कि आपका माइंड इमेजिनेशन में, जब मैं नीला कहूंगा तो कुछ उसको समुद्र भी कह सकते हैं, कुछ उसको पेंटिंग भी कह सकते हैं, कुछ उसमें तरह तरह की चीजें आ सकती हैं। तो जैसे सफेद काद किसी को दूध समझ में आएगा, किसी को कपास दिखाई देगा, अनेक चीजें आपको दिख सकती हैं। तो माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है वो कंटिन्यूस चैटरिंग करते रहता है।
मैं अभी से आपको ये जो उदाहरण दिए थे, आपके माइंड ऑलरेडी चल रहा होगा, अरे सफेद का तो मैं ये बोलती थी, ये ब्लू का तो मैं ये बोलती थी। देखिए क्या हो रहा है कि हर शब्द, हर एक एंट्री आपके पंच इंद्रिय से जो अंदर आती है, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं से स्टिमुलेट करती है कि आप उसके बारे में सोचिए। तो कॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। अब सबकॉन्शियस को जागृत करना है तो आपको कॉन्शियस माइंड को सुलाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। अब दोनों बोलते रहेंगे तो काम नहीं होगा ना, दोनों की आवाज तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको सबकॉन्शियस को जागृत करना है, उसको सुनना है, तो सबसे पहला काम आपको कॉन्शियस माइंड को शांत करना पड़ेगा। और कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप ये याद रखें कि कॉन्शियस माइंड आपके पंच इंद्रियों के साथ में कनेक्टेड है। तो आप विजुअल सिग्नल्स हैं, आप आंखें बंद कर सकते हैं या अंधेरे कमरे में बैठ सकते हैं। ऑडियल ऑडिबल सिग्नल्स जो हैं, इसको आप या तो शांत कमरे में बैठिए, या तो कान में आप कोई अच्छा हल्का सा म्यूजिक लगाइए ईयरफोन पे, या ज्यादा शोरगुल से दूर रहिए। तो आपका जो ये जो दो मेन इनपुट्स हैं, ये इनर्ट हो जाएंगे, एक स्टेडी रिदम पकड़ेंगे। उसके बाद में स्मेल है, टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए पानी पी लीजिए, थोड़ा सा माउथ साफ रहना चाहिए। स्मेल के लिए आप देखिए कि कहीं ज्यादा किचन वगैरह के पास मत बैठिए, क्योंकि काफी स्मेल्स आती हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। शांत बैठिए। एंड टच के लिए आपको ये देखना है कि जो पांचवी जो चीज है, आप रिलैक्स होकर के, आपको अच्छा लगता है तो बैठिए। आपको अगर पद्मासन में बैठना है तो वैसे बैठिए, आपको वज्रासन में बैठना है वैसे बैठिए, सुखासन में बैठना है यानी कि जैसे पालथी मार के बैठते हैं, वैसे बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ के बैठना है तो भी चलता है, लेटना हो तो भी चलता है। आपको देखना है कि आपका सबसे कंफर्टेबल पोजीशन क्या है। अब उस कंफर्टेबल पोजीशन पे आप अपने माइंड को फ्री छोड़ दीजिए। एंड कॉन्शियस माइंड क्या, कैसे 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 भाग रहा है, उसको सिर्फ देखते रहिए। आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए, उसको रोकने की कोशिश मत करिए। एक समय आएगा बोलेंगे देखो कहाँ नीले से पानी, पानी से छतरी, और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चलो वापस आ जाओ। ऐसे दो तीन बार होगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज दी जीरो पॉइंट जो है, इसमें बार बार हमको वापस आना है। और जीरो पॉइंट 100% अचीव नहीं होता है, लेकिन मिनिमम थॉट्स जब होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। और उस अवस्था में आपको समझ में आएगा कि वो आपसे बातें करता है। he the subconscious mind actually guides you, it gives you a lot of information, और वो आपको गाइड करता है। तो ये है तरीका सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको, उत्तर आपको समाधानकारक लगा। तो यदि कोई उप प्रश्न हो तो आप या तो बोल सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में लिखिए, प्रशांत जी को बता दीजिए तो वो पूछ लेंगे। जी प्रशांत जी, और कोई जी इसके सर, अलावा? जी। भक्ति जी का प्रश्न है, क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं या हमारे विचार हमें नियंत्रित करते हैं? क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं या विचार हमको नियंत्रित करते हैं? जी सर। देखिए ये दोनों चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे यिन एंड यांग का होता है ना, जैसे इट इज जॉइंट, कभी इधर से कभी उधर से। आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली हम लोग करते नहीं है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लगती है। और वो ट्रेनिंग महापेक्षा में हमारा मेन पर्पस यही है कि आपके थॉट्स को हम कैसे ट्रेन करना सिखाएं। हम आपको ये नहीं कहते क्या सोचना है, लेकिन सोचने की तरीके, और आप अगर चाहें कि मुझे यह करना है, यहाँ कंसंट्रेट करना है, तो उसकी टेक्निक्स हम सिखा सकते हैं। उसका पर्पस, इंफॉर्मेशन, टेक्निक्स, ये सब हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जब ये आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो जो भी विचार आ रहे हैं तो आपकी इमोशनल सिचुएशन को वो टर्मोइल में लाते हैं। टर्बुलेंस होती है, कभी ये ज्यादा कभी वो कम। कभी अचानक आपको कोई थॉट आ गया और ये विचार आ गए कि भाई ये ऐसा होने वाला है, तो आप घबरा जाते हैं। मेनली आप देखिएगा कि ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी प्राणी बाय डिफॉल्ट वो फियर स्टेट में जाता है। वो फियर स्टेट में बाय डिफॉल्ट जाता है क्योंकि उसको सर्वाइवल की जरूरत होती है। तो सर्वाइवल की नेसेसिटी जो है, उसकी वजह से वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स पहले लेके आता है।
तो ऐसे थॉट जब आते हैं या कोई आपको कुछ भी दिखाई दिया सुनाई दिया, तो पहले आप उसका नेगेटिव विश्लेषण करते हैं कि इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं। तो इसीलिए उस समय विचार आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यदि आपने अच्छी तरह से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, तो फिर यही तो सारा गेम है महाउपेक्षा का, कि आपके थॉट्स को आप कंट्रोल कर सके, तो आप देखेंगे कि जीवन की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इवेंट, और आपके साथ होने वाले आपका आपका स्वास्थ्य वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये है आपका उत्तर। ये यिन एंड यांग की तरह है। शुरुआत में जिसको ट्रेनिंग नहीं है, थॉट्स उसको कंट्रोल करते हैं, और जब ट्रेनिंग हो जाती है तो आप थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पे कोई उप प्रश्न हो तो पूछिएगा। जी प्रशांत जी। जी सर, अजित श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, जी। हम बार बार एक जैसी गलतियां क्यों दोहराते हैं जबकि हमें उनके परिणाम पता होते हैं? हम्म। देखिए, ये रिपीटेड पैटर्न्स जो होते हैं, अगर आपको उसका परिणाम पता है उसके बावजूद आप उसको कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ थॉट पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि आप देखिए, लोगों को पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो देखता है, उसको पढ़ता है, बोलता हाँ नहीं नहीं बहुत गलत है, ये नहीं है, फिर भी वो आगे जाकर के उसको ले लेता है। वो रिपीट करता रहता है बार बार, क्योंकि उसके अंदर से एक अर्ज आती है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसी तरह से कई चीजें होती है जो आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, बट उसके पीछे कारण होता है। तो सिगरेट की स्मोकिंग के पीछे कारण ये होता है कि कई बार आपके पैटर्न्स, आपके थॉट पैटर्न्स आपको मजबूर कर देते हैं। आप कई बार उसमें दो तीन चीजें हैं, या तो आप उस एक कोई चीज चीज को भुलाना चाहते हैं, तब आप उसमें चले जाते हैं, या तो आपको कहीं यू आर फीलिंग इनएडिक्वेट, तब आदमी वो करता है। तो अनेक कारण हो सकते हैं। स्मोकिंग को छोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती छोड़िए। उसका जो मेन कारण है जिसकी वजह से वो उस चीज को कर रहा है, रिजल्ट क्या होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस कारण को ढूंढे और उस कारण का समाधान कर दें, तब वो उसकी हैबिट छूट जाएगी। या आप कोई चीज बार बार कर रहे हैं जब आपको पता है कि रिजल्ट डेंजरस है, लेकिन ठीक है, वो आप एक आदमी रिस्क ले लेता है कि वो ठीक है भाई, खराब हो या अच्छा हो, मुझे ये करना है, तो आदमी कर लेता है। लेकिन जो रूट कॉज है जिससे उसके अंदर में वो डिजायर आई है कि मुझे ये करना है, यदि आप उसको टैकल करेंगे तो ये रिपीटेड पैटर्न्स नहीं आएंगे। हमारे भावपेक्षा में सबसे पहले हम यही कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं, तो उसका मतलब है दैट देयर इज अ डीप सीटेड रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट रीजन इज इन ईदर इन योर एक्सपीरियंसेस, or that experiences of course combined with your belief systems, combined with your value systems। इसके साथ में जब कहीं ना कहीं कुछ imbalance हो जाता है हकीकत में, और जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें, तब जाकर के वो क्लैश कर देता है। जब वो क्लैश करता है तो अंदर जाके कहीं वो बैठ जाता है। आप उस समय उस चीज को क्लोजर पे नहीं ला पाते हैं, तो अंदर ही अंदर सिमर करता रहता है। एंड दैट इज द मेन रीजन कि आपके रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। इसके अलावा रिपीटेड पैटर्न्स आ जाते हैं मेमेटिक रेजोनेंस से भी। ये एक खास हमारी विकाया के अंदर में एक थेरेपी होती है। मेमेटिक रेजोनेंस अगर आपको हो गया, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आपका रेजोनेट करता है, उसकी नेगेटिव चीजें आपको आने लगती हैं, और जब तक आप उसकी रेजोनेंस को नहीं टैकल करोगे, आप न चाहते हुए भी उसकी सारी नेगेटिव हैबिट्स को लेकर के वैसे करना शुरू कर दोगे। तो ये चीजें हैं, दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ डायग्नोसिस। आप इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो एक सिस्टम है। आप विकाया में आएंगे तो उसका पूरा थेरेपी है। तो बातचीत होती है, वन टू वन होता है, चीजों को समझा जाता है, हिडन थॉट्स को निकाला जाता है, मेमेटिक रेजोनेंस को समझा जाता है। उसके बाद में उसका पूरा डायग्नोसिस करने के बाद में उपचार क्या है हम उसको बना के देते हैं। तो इट कैन बी डन, इट इज अ डुएबल थिंग। बट अगर रिपीटेड पैटर्न है तो 100% इसके पीछे या तो एक्सपीरियंस या बिलीव या वैल्यूज, या तो कहीं ना कहीं आपके साथ में हुआ मेमेटिक रेजोनेंस भी हो सकता है। जी। प्रशांत जी, और कोई प्रश्न है? जी सर, अरुण निकम जी जो है औरंगाबाद से, उनका प्रश्न है जी। कि मुझे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से बहुत डर लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? जी, आप जब तक उसको कमजोरी कहेंगे तब तक वो स्वीकार कौन स्वीकार करता है कि हम कमजोर हैं?
क्या है कि हमारे अंदर में एज ह्यूमन बीइंग्स एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब है, आप सोच लीजिए हमारा पृथ्वी पे जो मानव है, वो उसको आए हुए 16-17 लाख साल ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ है। तो उसमें से मेजोरिटी पिछले 10,000 या 15,000 साल छोड़ दिए, उसके पहले हम जंगलों में ही थे। तो जब जंगल में थे तो हमारा सिंपल था, सरवाइव करना है हमें। तो जो कमजोर है वो मर जाएगा और जो ताकतवर है वो आगे निकल जाएगा। हिरन के पीछे जब शेर पड़ जाता है तो सबसे कमजोर हिरन है पकड़ा जाता है। तो इंसानों में भी यही होता है कि हम अपनी कमजोरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कि वहां दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये एक हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो आप सबसे पहले तो आप उस कमजोरी को कमजोरी ना समझें। यही आप एज्यूम कर देते हैं तो फिर आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। तो उनका प्रश्न फिर से बताइएगा जरा एक बार प्रशांत जी, शब्दों में। जी सर, मुझे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से हाँ, बहुत डर लगता है। स्वीकार स्वीकार स्वीकार, ठीक है, मैं समझ गया। तो देखिए साहब, अ, कमजोरी को आप कमजोरी कहेंगे तो उसको स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जिस चीज को आप सब कमजोरी समझ रहे हैं वो आपका कोई बिहेवियरल पैटर्न, या तो आपका कोई थॉट पैटर्न है या तो बिहेवियर पैटर्न है। आपको लगता है भाई ये मेरी कमजोरी है कि मैं बार बार, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि भाई ये चीज मुझसे नहीं हो पाती है, या ये मैं आई एम नॉट एबल टू डू। तो फिर आप सोचते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, तो फिर आप कहते हो कि उसको मैं स्वीकार कैसे करूं। अब मैं स्वीकार करता हूं तो ये ट्रैप में फंस जाता हूं कि भाई मैं कमजोर हूं, ये आप अपने आप को कहते हो। तो फिर जब आप ये कहते हो तो फिर वो कंटिन्यूअसली आपको वो तकलीफ देता रहता है। तो कौन तकलीफ लेना चाहता है। तो इस चीज में आप समझिए कि इसको आप कमजोरी बोलना छोड़ दीजिए। हाँ, आपके एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न है, उसको आप कमजोर या ताकतवर छोड़ दीजिए। आपको वो पैटर्न कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उसके बारे में आप निर्णय ले लीजिए। तो आप कहेंगे कि साहब ये वाला मेरे को, ये पैटर्न मेरे को नहीं रखना है, मेरे बोलने का, या बिहेवियरल पैटर्न होगा या तो फिर थॉट पैटर्न। तो मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे इससे बाहर मुक्त होना है। ठीक है। आप उसको कमजोरी न कह करके एक बिहेवियर पैटर्न, उसको आप इनर्ट एग्जामिन करिए। बाहर निकलना डिफिकल्ट नहीं है। स्वीकार कीजिए कि ये पैटर्न एक है मेरे पास, और इसे मैं पसंद नहीं करता हूं, या मुझे लगता है इससे मुझे हानि होगी। आप उसको कमजोरी वर्ड मत लगाइए। तो फिर एक बार हमको समझ में आता है कि भाई नाखून लंबे हो गए तो नेल कटर से काटना है, क्योंकि अनवांटेड है, या बाल लंबे हो गए तो भाई अनवांटेड है, कट कर दो। इसी तरह से कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप अभी कमजोरी कह रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। ये मेरी पर्टिकुलर थॉट या बिहेवियर पैटर्न है, ये चीज अभी कुछ ज्यादा हो रही है तो मैं इसको कट करना चाहता हूँ। तो फिर तरीके बहुत हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन आप उसको बोलेंगे कि नहीं मेरा यही है। आप स्वीकार ये करिए कि इससे मुझे हानि होने वाली है, इससे मुझे नुकसान होगा। जब ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर अपने आप उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। जी प्रशांत जी। जी सर, चैट बॉक्स में भामिनी परमार मैडम ने प्रश्न पूछा है, जी। हाउ डू प्रेयर वर्क। हाँ जी, इसमें तो भावपेक्षा में और हमारा जो सिद्धांत है, हम पूजा और प्रेयर, इसका इफेक्ट नहीं होता है साइंटिफिकली, ये हम इस चीज को हम कहते हैं। और एक पुस्तक है, आप उसको देखिएगा कि एक यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसको कहते हैं दी इंटेंशन एक्सपेरिमेंट, उस किताब का नाम। तो उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जब आप सबकॉन्शियस के नेटवर्क को यूज कर करके, एक पेशेंट को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दो ग्रुप से, और एक पेशेंट, दो तीन पेशेंट्स उन्होंने रखे थे। हर एक ग्रुप को उसके साथ में उन्होंने काफी सारे पेशेंट के साथ में ग्रुप्स रखे थे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ये था कि आप प्रेयर करिएगा टू एन अननोन एंटिटी, आप प्रे करते रहिए कि वो ठीक हो जाए। एंड द अदर ग्रुप वाज टोल्ड कि यू कंटिन्यूसली जस्ट ट्राई एंड कम्युनिकेट विद दैट पेशेंट। वो जो इंसान बीमार है उससे आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ में कम्युनिकेट करिए। तो इंटेंशन एक्सपेरिमेंट में यह सिद्ध हुआ कि जब आप किसी थर्ड एंटिटी को प्रेयर करते हैं, इट डजंट वर्क। there is more chances of your basic affirmations reaching the person who is ill when you do it direct. तो ये तो खैर मॉडर्न साइंस ने कहा है। बट हम, मेरा और मापेक्षा का जो बेस फिलोसफी है उसमें हम
सोचते हैं कि प्रेयर करना अपने आप को कमजोरी, प्रेयर किसको करते हैं कि इंसान एक 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 कॉन्सेप्ट है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे इसको प्रे करना है, तो ये मेरे से बड़ा हो गया। तो मोमेंट आपने कहा ये बड़ा हो गया, आपने अपने आप को नीचे कर दिया। और फिर जब आप अपने आप को नीचे कर देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को कहते हैं कि आई एम लेस इन साइज, आई एम वीकर, रिलेटिवली आप अपने आप को कम कर देते हैं, तो फिर प्रेयर आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस चीज को लेकर के इमीडिएटली बोलेगा यस बॉस, और आपको हमेशा वो कहेगा कि यू आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग योर थिंग्स, यू नीड टू प्रे समवेयर एल्स। तो वो जब हो जाएगा, उसके बाद में डिपेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट पे चले जाएगी, एंड इट वोंट वर्क, बिकॉज आपके अंदर की जो सेल्फ स्ट्रेंथ है, आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको ही आप कमजोर कर दे रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर इटसेल्फ आपको कमजोर कर देगा। तो मैं उसको एडवोकेट तो नहीं करता हूँ। जी प्रशांत जी। यस सर, चैट बॉक्स में संचालिका जगताप मैडम ने प्रश्न पूछा है। जी सर, हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग, लाइक आई कांट रियली ओवरकम थ्रू आउट सिचुएशन एंड हैव डिस्कशन मेकिंग प्रॉब्लम हेंस एंगर इश्यूज। आप बहुत सारा चीजों को एक साथ सोचते रहते हैं और फिर गहराई में चले जाते हैं, यानी कि मन के साथ में आप शतरंज खेलते रहते हैं कि भाई ये मैंने चाल चली तो वो सामने वाला क्या चलेगा, तो फिर मेरे को क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो आप मन के साथ में अपने स्वयं के साथ में शतरंज खेलते रहते हैं। यही वो एक बात हो सकती है जिसकी वजह से आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो देखिए, थिंकिंग जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप थिंक क्या कर रहे हो, थिंक क्या कर रहे हो और थिंक क्यों कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हो, या आप इमेजिनेशन में आप सोच रहे हो कि इसको कैसे किया जाए, प्लानिंग कर रहे हो, या अभी हाथ में आपके सामने कोई टास्क है उसको कर रहे हो। थिंकिंग कैन बी ऑफ वेरियस वेरियस थिंग। उसमें एक ही चीज याद रखिएगा, एक समय एकाग्रता से एक ही चीज के ऊपर में आप कंसंट्रेट करिए। एकाग्रता एंड कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी पूरी एकाग्रता आपके साथ में बात और वार्तालाप करने पे है। हाँ मुझे मालूम है इधर एयर कंडीशनर चल रहा है, आवाज आ रही है, यहाँ लाइटें जल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा ध्यान है इस वक्त आपने जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर में मेरा पूरा ध्यान है, एकाग्रता है, और मेरी बाकी की थॉट्स को मैंने पीछे कर दिया है। तो ओवर थिंकिंग में क्या हो जाता है, या तो आप एक ही चीज को, उसके बाद में शतरंज की चाल चलते 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 14वीं चाल में कौन सा क्या होगा वहां तक आप चले जा रहे हैं, और या तो फिर एक साथ में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, अब इसका क्या होगा, तो वो ओवरवेलमिंग हो रहा है। तो ये दोनों भी चीज जो हैं इसके लिए वी कैन सॉर्ट आउट, क्योंकि इसका जो कारण है इसको समझना जरूरी है। ऐसे ही ओवर थिंकिंग नहीं आता है। ये अगर पैटर्न आ गया है कि आप ज्यादा कर रहे हैं और उसको बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके हाथ से छूट रहा है, इसका मतलब इसके पीछे एक अंडरलाइंग थॉट पैटर्न है। कोई आपके साथ में एक्सपीरियंस हो गया, या आपके साथ में कुछ घटनाएं घट गई, या एनीथिंग कुड हैपन, एनी एक्सपीरियंस। और कई बार स्ट्रे थॉट्स उससे भी हो जाता है, वो ट्रिगर कर देता है, और वो जाकर के बैठ जाता है अंदर। और जब भी सिचुएशन आती है कि आप अकेले हैं, कभी यू आर गोइंग टू प्लान फॉर समथिंग, या डिस्कस करना है, या अपने आप के साथ में आपको थिंक करना है, तो अचानक तीन चार चीजें बाहर से आकर के आपको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करती रहती हैं। सो दैट इज अ पैटर्न विच इज कम ड्यू टू, मेनली ड्यू टू एक्सपीरियंस, और इट कुड बी ड्यू टू some kind of इश्यूज अबाउट आपके थॉट, जो आपकी बेसिक रूल बुक है उसके साथ में आपकी कोई इंसिडेंट क्लैश कर गई है, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होना लग जाता है। और या तो फिर अनसर्टेनिटी का फियर, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, जब आदमी उसमें चला जाता है तब आपको ओवर थिंकिंग होती है। तो इसको सॉर्ट करना इज नॉट डिफिकल्ट। विकाया में आप आइएगा, वी कैन गेट इट डन, बिकॉज अगेन मैं कह रहा हूं कि हर इंसान की अपनी अलग एक्सपीरियंस है, हर इंसान का अलग फितरत है, हर इंसान के साथ में अलग बिलीफ्स होते हैं, अलग वैल्यूज होते हैं। तो जब वन टू वन बात करते हैं तो आपकी जो पर्टिकुलर चीज है हम आपको हेल्प करेंगे।
हेल्प यू टू डिस्कवर व्हाट हैपेंड, और आप खुद ही उसको डिस्कवर करेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, उसके उसके बाद मेरा ये पैटर्न शुरू हुआ है। तो जब उसके जड़ पे आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तो फिर बाकी टेक्निकल चीज है, उसको कैसे रिमूव करना, उसको कैसे नॉर्मलाइज करना, और फिर उसको क्लोज कर देने का। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ये आप चाहें तो प्रशांत जी या सोनिका जी से कांटेक्ट कर लें, और अपॉइंटमेंट यदि आपका प्रॉब्लम है या जिसका भी होगा उनको कहिएगा। एक वी कैन सिट फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, मोर और लेस इस टाइम में हमारा सॉल्यूशन निकल आता है, पता चल जाता है। तो जूम पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप जरूर आ सकते हैं इसमें। तो आई होप दैट इज सेटिस्फैक्टरी आंसर। तो प्रशांत जी। यस सर, नागपुर से सुनील मेहरा जी का प्रश्न है, कैन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस एक्चुअली कॉज फिजिकल इलनेस? बिल्कुल। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे 33 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है। 33 to 35 ट्रिलियन सेल्स। इट इज अ मास्टर कंट्रोलर। आपकी पलक भी झपकती है तो उसको पता है, आपका हार्ट बीट हो रहा है कितने बार हो रहा है उसको पता है, कितना खून ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पाँव में गया, हाथ में आया, वो सब पता है उसको। तो सबकॉन्शियस माइंड इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग योर फिजिकल एक्टिविटीज। तो जरा प्रश्न इनका यही था ना कि थॉट्स एंड स्ट्रेस पैटर्न कैन इट रिजल्ट इन फिजिकल प्रॉब्लम्स, बराबर है। यस सर, कैन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड हाँ। नेगेटिव इमोशंस एक्चुअली कॉज यस। फिजिकल इलनेसेस? यस, बिल्कुल सही है। अब देखिए होता क्या है कि आप जब स्ट्रेस में हैं तो आप अपने आप को क्या सिग्नल्स दे रहे हो, व्हाट आर द सिग्नल्स यू आर सेइंग, दैट उसकी इंटरप्रिटेशन सबकॉन्शियस माइंड उसको हमेशा यस बॉस करना है। तो आपके थॉट पैटर्न से या स्ट्रेस पैटर्न से जो सिग्नल अंदर जा रहा है उससे आपको फिजिकल इलनेसेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। इनफैक्ट हम तो ये बहुत अमूमन कहते रहते हैं कि बीमारियां आपको बाहर बाजार में नहीं मिलती हैं। आपकी पीठ दुख रही है, आपका कोई पर्टिकुलर वर्टिब्रा कमजोर हो गया है, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी आ गई है, या कोई बीमारी हो गई है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। हर बीमारी के पीछे एक थॉट है, ये बाजार में नहीं मिलती है। दो ही चीजें बाहर से ले रहे हो आप। फिर से बता रहा हूं, ट्रायंगल सोचिएगा। ट्रायंगल के सबसे ऊपर है सूर्य की रोशनी और हवा। ट्रायंगल के दूसरे कोने में है न्यूट्रिशन, यानी कि आप जो खाते हैं या पानी पीते हैं वो। और तीसरा है थॉट। तो ये न्यूट्रिशन एंड थॉट ये सबसे ज्यादा आपको इनपुट दे रहा है। आप क्या ले रहे हो यही ग्रहण कर रहे हो। और जब आप ये ग्रहण करते हो तो उसमें अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो बीमारी, और अगर आपके थॉट्स ठीक नहीं है तो बहुत अच्छे न्यूट्रिशन के बावजूद बीमारी। तो ये दोनों को बैलेंस रखना है अपने। तो ये आपके ऊपर में जब स्ट्रेस आता है, आप जब थिंकिंग करते हो, वो कॉन्शियस माइंड जब थिंक करता है, सब कॉन्शियस कभी सोता नहीं। तो आप जो सोच रहे हो और जो आपके अंदर में थॉट्स आ गई उसको ये यस बॉस कर देगा। आपको स्ट्रेस हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, आप मैच में हार गए, आपके अंदर थॉट आ गया, अरे भाई मैं तो कमजोर हूं, तो बस इमीडिएटली उसको यस बॉस करके आपकी पूरी प्रकृति को कमजोर करना शुरू कर देगा सबकॉन्शियस माइंड। वो तो आज्ञाकारी है भाई। वो आपने जो सोच लिया जो बोल दिया उसके हिसाब से वो काम करता है। स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे आदमी चीजें सोचता है कि, एंड दैट गोज एज अ कमांड सिस्टम टू दी सबकॉन्शियस, और उससे बीमारियां होती हैं, हो सकती हैं। बट गुड न्यूज इज कि उसका निवारण भी किया जा सकता है। जी प्रधान जी। यस सर, अमित जी हैं नासिक से। जी। I have the skills, but I hesitate to apply for better opportunities. How can I overcome self doubt? सेल्फ, Self doubt. आप सेल्फ डाउट। जी। तो क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हमने लिखी है, लेकिन कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्क्रिप्ट कोई और लिख देता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कुछ समय पहले कि
एक व्यक्ति आए थे मेरे पास में जो कह रहे थे कि साहब मैं तो बंड हूँ। मैंने कहा बंड क्या होता है? तो बोले बंड मतलब वो जो रिबेल होता है। मैंने कहा किसने क्या? बोले नहीं, मेरी माँ बचपन से कहती है कि तू तो बंड है। तो मैंने कहा बंड का क्या हश्र होता है? वो बोले बंड का हश्र तो साहब ये होता है कि या तो वो जीत गया तो फिर वो राज्य करता है, हार गया तो फिर पूरा बर्बाद हो जाता है उसको, मतलब खत्म ही हो जाता है उसका। वो कहने लगे मेरे साथ में ऐसी हो रहा है। मैंने कहा भैया ये पहले ये आपने ये एक स्क्रिप्ट में जो डाला है कि मैं बंड हूं, आप इस बिलीफ को निकाल दीजिए, क्योंकि ये बिलीफ है अंदर से सबकॉन्शियस कहता है यस बॉस। और कंटिन्यूअसली जो बंड के साथ में इजी क्या है, विक्ट्री और डिफीट में, डिफीट इजी होता है। एक ग्लास है ना जी, इसको बनाने में एक दिन तो लगता ही होगा अभी इसको नीचे छोड़ दूंगा टूट जाएगा 1 सेकंड में। तो इजी क्या है सबकॉन्शियस के लिए? डिफीट कर दो, बर्बाद कर दो, तो आप बंड बन गए साहब। तो इसी तरह से आपका जो सेल्फ डाउट है, आपको अपने ऊपर में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपको आपकी वजह से हो रहा है। हो सकता है कि बचपन से लोगों ने आपसे कुछ कहा होगा जो आपने उसको स्वीकार कर लिया। अरे तेरे से ये होता नहीं, तू मैथ्स में फिसड्डी है, वो छोड़ दे यार, तू क्या रनिंग करेगा, तू तू सीख या पहलवान है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। इस तरह की जो बातें हैं ये आपकी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। आपने जहां जहां उस चीज को स्वीकार कर दिया, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद सेल्फ डाउट तो आएगा ही कि भाई मैं तो इनकेपेबल हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। ये जो चीजें हैं ये आपने अपने ऊपर में लाद ली हैं। सेल्फ डाउट को आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलिए। ये डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला इसमें यही है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। माओपेक्षा में हम लोग ये पूरा 2 दिन में तो यही समझाते हैं अच्छी तरह से कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द रिपीटिंग पैटर्न्स। अगर आपके अंदर में सेल्फ डाउट आ रहा है तो ये समझिएगा, पीछे 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 जाकर के एक समय हम पकड़ लेंगे। और मैं ट्रेन भी करता हूँ लोगों को कि कैसे पकड़ना है। कि ये एक चीज हुई थी जब मेरे को ऐसा कहा गया था, मैं 6 साल का था, लेकिन वो आज तक मेरे अंदर में वो घूम रहा है कि मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, वोटेवर इस तरह की चीजें। तो वो जब मूल कारण को आप पकड़ लेंगे तो उसको फिर एक, वो तो बाकी टेक्निकल चीज है, उसको कैसे रिमूव करना है, उसको अच्छी चीज से कैसे रिप्लेस करना है, और आप यू विल बी ऑन योर वे। सेल्फ डाउट इजीली रिमूव हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। हर इंसान सेल्फ डाउट के साथ में पैदा नहीं होता है। ये सेल्फ डाउट उसकी स्क्रिप्टिंग में आती है लोगों के द्वारा बताए हुए चीजों से। और बहुत सारे आप मैंने देखे हैं कि केसेस जहां पर 60 to 70% उनकी स्क्रिप्टिंग उन्होंने खुद लिखी ही नहीं है, दूसरों ने लिख दी, लेकिन उन्होंने मान्य कर ली कि भाई हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेल्फ डाउट कहां से आ रहा है, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। निकल सकते हैं। सेल्फ डाउट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस, आराम से। और यही इंसान आप ही, आप आज का स्वरूप देखिए, और जब आप कन्वर्ट करेंगे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे, व्हेन यू यूज माओपेक्षा, देन यू विल फाइंड दैट यू बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। ये प्रश्न ही नहीं आएगा, आप हंसोगे कि अरे एक जमाना था जब मैं ऐसा सोचता था। बट यू विल गो अराउंड लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। हमने बहुत बार देखा है, ये शक्य है, ये पॉसिबल है। और आप इसके बारे में पूरी तरह से निश्चिंत रहें। जी प्रशांत जी। मनोज चंद जी का प्रश्न है सर, हाउ कैन आई कंट्रोल माई एंगर व्हेन आई नो इट इज डैमेजिंग माई रिलेशनशिप्स? जी तो एंगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप एंगर को आने के बाद कंट्रोल करना चाहते हैं, या एंगर नहीं आना चाहे, नहीं आना चाहिए, इस मनशा में है? तो एक बात याद रखिएगा कि 100% आप अपने इमोशंस को पूरी तरह नहीं दबा पाएंगे। सिचुएशंस आती हैं जब आपको मन सरीके नहीं होता तो एंगर आता है। तो ये आप छोड़ दीजिएगा कि जीरो एंगर स्टेट वो तो नहीं होगा। तो हम लोग बड़े इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के एग्जांपल्स में हम बताते हैं कि नॉर्मली आपका कॉन्शियस माइंड राम स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन अगर उसमें एंगर आ गया तो फिर राम स्थिति से हटके लक्ष्मण स्थिति में चला जाता है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था उनको, एक उनका एंगर वेल नोन था। तो जब आप एंगर में जाते हैं तो लक्ष्मण स्थिति में चले जाते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस जो आपका हनुमान है,
वो लक्ष्मण जी की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ राम जी की बात सुनता है। तो आपको वापस अपने आप को राम स्थिति में लाना पड़ेगा। तो ये कह तो दिया मैंने, लेकिन आपने पूछा इसको कैसे किया जाए। तो आपको ये याद रखना है कि जिस वक्त कॉन्शियस माइंड आपका राम स्थिति से हट गया और वो एंगर स्थिति में चला गया है, तो उसको वापस लाने के लिए, क्योंकि एंगर में जाते ही क्या होता है कि आपका जो सत विवेक है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस समय आप चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज आपका माइंड ही एंगर में चला गया है। सो दैट इज अ सिचुएशन वेयर अमूमन इसमें आपको कुछ टेक्निक्स में बता सकता हूँ। सिंपल चीज है कि आपको जब भी एंगर आने लगा और शुरू है, बोलना शुरू कर रहे हैं, तो एक तो ये पानी पी लीजिएगा। ये पानी पी लीजिएगा, ये सबसे इजी तरीका है। क्योंकि द मोमेंट, क्योंकि फिजिकल कूलनेस जब अंदर चले जाती है तो आदमी पीते समय ज्यादा सोचता नहीं है। उस समय वो जो एक मोमेंट आएगा आपको, जब आपने ये लिया और ये जो अंदर गया पानी, वो एक मोमेंट है जिसमें आप एंगर स्टेट में नहीं रहते हो। वो एक क्षण आता है तो उस क्षण में आप बोलिए मुझे राम स्थिति में जाना है। ये मैं कहाँ आ गया हूं, मुझे वापस जाना है, ये मैं बाद में देखूंगा। आप उसको यूज करी, प्रैक्टिस करके देखिएगा कि द मोमेंट द वाटर गोज इन, तो क्या होता है कि ये पानी पीने के समय पूरा ध्यान आपका वो, क्योंकि वो अंदर जाना है और वो विंड पाइप को क्रॉस करके जाता है, तो उस टाइम में आपका ध्यान इधर उधर होगा तो आपको खांसी आ जाती है। इसलिए पानी पीते समय clearly it is going and bypassing your crossing the windpipe air passage। तो उस टाइम में आप वो एक क्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना भी एंगर हो, पानी जब आप पी रहे हो तो उस क्षण में आप सोच लीजिए कि नहीं, मुझे ना वापस कंट्रोल में आना है। आप देखेंगे ये काम करेगा। तो अगली बार थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगली बार जब भी एंगर आए तो थोड़ा पानी पी करके इसको ट्राई करिएगा। आप देखेंगे यू विल बी एबल टू कंट्रोल अ मेजर पार्ट ऑफ योर एंगर। तो ये आप करके देखिए। ये एक बड़ा टेक्निकल सा आंसर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अगर एंगर इश्यूज हो रहे हैं कि बार बार आपको बार बार एंगर आ रहा है, तो फिर उसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। वो एक अलग इशू है। बट अगर एक आधा बार कभी एंगर आ गया तो आप ये ट्राई करके देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प। जी। जी प्रशांत जी। Why, राकेश जी का प्रश्न है, व्हाई डू स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन इन सम रिलेशनशिप? जी जी जी। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब है कि मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं और हम लोग एग्री नहीं कर पा रहे। मेरी इच्छा है कि आप मेरी बात मानो और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो सेंस ऑफ फेलियर आ रहा है। यार मैं इसको समझा क्यों नहीं पा रहा हूं, ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। वो डिसएग्रीमेंट जब हो जाता है तो फिर एंगर आता ही है, क्योंकि हमारी अपनी जो फेलियर टू कन्विंस, सामने वाले को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उस फेलियर को हम फेस नहीं कर पा रहे, हम उसके साथ में सुलह नहीं कर पा रहे हैं कि होता है कभी कभी फेलियर भी, उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर एंगर आ जाता है। कैसे नहीं मेरी बात मानता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मार दूंगा, सुन मेरी बात। तो ये एक्चुअली आप उसके ऊपर एंगर नहीं हो रहा है, आपको खुद के ऊपर आ रहा है कि मैं क्यों फेल हो गया, मैं क्यों नहीं इसको समझा पाया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अभ्यास में कमी होगी या उसकी अभ्यास अलग होगी, तो आप जो लॉजिकल सीक्वेंसिंग से समझा सकते हैं वो आप शायद असमर्थ हो गए, तो उसकी वजह से एंगर खुद पे आता है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा कि दुनिया में हर इंसान आपके साथ एग्री करेगा ऐसा नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, और फ्रिक्शन होने चाहिए। उस चीज को कितना खींचना है वो आप देखिएगा। अब नहीं वो एग्री हो रहा है तो वो उसको आप फेलियर मत समझिए, वो आपका फेलियर नहीं है। कई बार होता है, जो कई बार सामने वाले की भी फेलियर हो सकती है कि आप उसको, वो एक कहानी थी कि आपको बता देता हूँ कि एक टाइगर और एक गधे में डिसएग्रीमेंट हो गया। तो बहुत जबरदस्त डिसएग्रीमेंट हो गया। किस बात पे? टाइगर कह रहा था भाई ये हरी हरी घास तू खा रहा है, तो गधे ने कहा क्या, कोई बात क्या कर रहे हो, घास तो नीली होती है।
तो टाइगर ने कहा भाई मेरी बात तो सुन ले, तू ये हरी घास जो खा रहा है इतना खाएगा? तो गधे ने कहा बिल्कुल नहीं, घास तो नीले रंग की होती है, आप कहाँ बोल रहे हो हरी होती है। हो गए झगड़े, हो गए डिसएग्रीमेंट, गालियां ये वो। फैसला करने के लिए वो राजा जो है लायन के पास, लायन किंग, लायन किंग के सामने उन्होंने पेशी करी। बोले साहब देखो, ये गधा मान नहीं रहा है, ये कहता है कि घास नीले रंग का होता है और मैं कह रहा हूँ घास हरे रंग का होता है, तो फैसला करा दो मालिक। तो लायन किंग रुआब से देखते रहे और वो कहे टाइगर को इधर आओ। टाइगर उसके पास गया, लायन किंग ने एक हाथ मार के फट से उसको तमाचा रसीद दिया। बोले यही तुम्हारी पनिशमेंट है, जाओ जाके बैठ जाओ इधर। गधा ठीक बोल रहा है, गधे को बोला तू जा। टाइगर परेशान, बोले साहब ये कैसा अन्याय है, वो गलत बोल रहा था, मैं कह रहा हूं कि घास हरी है, वो कह रहा है नीली है, और आपने उसका साइड ले लिया। लायन ने कहा मैंने उसका साइड नहीं लिया है, मैंने उसको कहा तू जा। मैंने तुमको तमाचा मारा कि गधों के साथ में दिमाग क्यों खर्चा कर रहे हो भाई, तुम टाइगर हो, अपना आराम से काम करो, अपने स्टेटस पे रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक इंसान को कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। कई बार कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, अपने प्रयास करिए और छोड़ दीजिए। नहीं अगर आप कर पाए, उसका दोष अपने आंख पे, अपने स्वयं पे मत लीजिए कि मैं फेल हो गया। शायद उसकी समझ नहीं थी उसको समझने की, छोड़ दीजिए। दुनिया में बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं जो समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ठीक है। मिर्जा गालिब का जो एक कलाम है ना, एक शेर है उनका कि यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और। छोड़ दीजिए, जिस जो मेरे को और तारीफ न कर सके मेरी बात की, उसको और दिल दे दो, उसका दिल बड़ा कर दो। छोड़ दीजिए, क्या करना है, डिसएग्रीमेंट हो गया ठीक है, अपना फेलियर मत समझिए। डोंट गेट इनटू दैट डिफीटिस्ट मोड, इट्स ओके। आपको जहां पे लॉजिक और साइंटिफिक चीज से अपने आप को आप कन्विंस कर पाए हैं, वही महत्वपूर्ण है। सामने वाला नहीं समझे, उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। उससे कोई कुछ नुकसान होने वाला नहीं। तो डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें आप कन्विंस कर पाओगे, कुछ कुछ नहीं कर पाओगे। टेक दी सक्सेस एंड फेलियर इन योर स्ट्राइड एंड चलते रहिए। बात करना मत छोड़िए और किसी को गधा मत समझिए, ठीक है। आप भी टाइगर, वो भी टाइगर, सब टाइगर है। ओके, तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। तो प्रशांत जी और कोई प्रश्न है? जी सर, मेघा सामंत जी हैं पुणे से। उनके दो प्रश्न हैं। फर्स्ट वन इज, कैन अ पर्सन स्पेंड years चेजिंग गोल्स दैट डोंट ट्रूली बिलोंग टू देम? Yes. और सेकंड वन इज कि पुणे में माहोपेक्षा वर्कशॉप कब होने वाला है? तो दूसरा सवाल का उत्तर आसान है। 7 तारीख को जून में, ये आने वाले महीने में 7 तारीख को वनडे वर्क महापेक्षा का वर्कशॉप पूना में हो रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और हमारे साथ ब्रेकफास्ट खाइए, लंच खाइए, दिन बिताइए और महापेक्षा सीख के जाइए। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। पहला प्रश्न जो है, कैन वन स्पेंड अ लाइफ टाइम चेजिंग गोल्स, यही है ना प्रशांत जी? कैन अ पर्सन स्पेंड years chasing goals that don't truly belong to them? दैट डोंट ट्रूली बिलोंग टू देम। तो यानी कि गोल बिलोंग होता है या नहीं होता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर आपका गोल है तो इट बिलोंग्स टू यू। आप ये कह रहे हैं कि गलत गोल है, वो गलत गोल नहीं है। हर इंसान अपना एक गोल बना देता है, उसके लिए तो सही है ना। तो जब उसको चेज कर रहा है, उसके पीछे जा रहा है, उस समय वो गोल उसी का है। यू कैन नॉट से दैट इट डजंट बिलोंग टू हिम। व्हाट बिलोंग्स टू एनीबडी? नथिंग बिलोंग्स टू एनीबडी। पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ भी तो नहीं लेके आए, और जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो पहला स्नान कोई और कराता है, और आखिरी स्नान वो भी कोई और कराता है। तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो नथिंग बिलोंग्स टू यू। ये तो भाई चीजें हैं जो आपको लाइफ में मिल जाती है और आप उसको यूज कर लेते हो।
तो गोल भी वैसी है। आपने कोई गोल बनाया है और उसको आप अचीव करना चाहते हो। कुछ लोग छोटा गोल लेते हैं कि चलो भाई मेरे आज के दिन मेरे को यहां से लेकर के एयरपोर्ट तक जाना है, वो गोल है, आपने पूरा कर लिया। और कुछ लोगों का गोल होता है मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, उसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी करते रहते हैं। कई बार नहीं पहुंच पाते, कई बार पहुंच जाते हैं। कई बार छोटे पहाड़ चढ़ लाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते कहते हैं कि भाई गोल तो है, उम्र निकल गई, अब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। किसने कहा था कि सारे गोल अचीव करने हैं? आपके लाइफ के अंदर में बहुत सारे गोल्स आएंगे और अचीव होते जाएंगे, कुछ नहीं भी होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिंदगी का आखिरी गोल आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन अचीव ऑल इज गोल्स, क्योंकि कंटिन्यूसली जिंदगी चलती रहती है, नए नए गोल आते रहते हैं। आप जिस वक्त जाएंगे उस वक्त किसी ना किसी गोल के तरफ बढ़ रहे होंगे, उसी रास्ते में आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि एक गोल मिलता है तो उसके बाद दूसरा आ जाता है। तो चेजिंग गोल्स विच यू कैनॉट अचीव, ये बड़ी अजीब सी चीज, दैट डोंट बिलोंग टू यू। ऑल गोल्स बिलोंग टू यू। यदि आपने उसको गोल बनाया है तो आप ही का गोल है वो। तो उसमें बिलोंगिंगनेस का तो सवाल नहीं आता है। हाँ, आपकी बात यह हो सकती है कि इतने डिफिकल्ट गोल्स बना करके जिंदगी भर आप बिता सकते हो क्या? मर्जी है। कुछ लोग बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं और पूरी उम्र उसके पीछे लगे रहते हैं। कुछ लोग अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें मेरा यही कहना है कि गोल अचीव करो या नहीं करो, एक दिन तो सो ही जाना है। अब लाइफ के अंदर में आप उस प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल, उस पहाड़ चढ़ने की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, उसको एंजॉय करिए। कोई ना कोई गोल आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा ही। जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ने में बेस कैंप होता है, कैंप 1 होता है, कैंप 2 होता है, 3, और फिर समिट होता है। तो यदि आप बेस कैंप में चले गए, उसके बाद कैंप 1 की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप पूरी नहीं कर पाए, वापस आ गए, तो भी आप बेस कैंप तक तो आ गए हैं ना। बेस कैंप तक जाना भी बहुत कठिन होता है। तो देर आर सेवरल गोल्स। तो इवन वाइल अचीविंग वन सिंगल गोल, छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करते जाते हो। रास्ते में माइलस्टोन्स आते हैं, वे पॉइंट्स आते हैं, उसको भी एंजॉय करिए। तो मेक लाइफ प्लेजेंट, आनंद में रहिए, और आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको एंजॉय करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समाधान हुआ होगा। आप उप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, प्रशांत जी। जी सर, महेश राजपूत जी का प्रश्न है कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने पैसा लगाया हुआ है और वो पैसा मुझे वापस नहीं आ रहा है, और जिन दोस्तों को मैंने पैसा दिया है उनसे भी मुझे मेरा पैसा नहीं आ रहा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो महेंद्र जी है ना, क्या नाम बताया? महेश राजपूत जी। महेश जी, देखिए, स्ट्रेस बढ़ने से पैसा नहीं आएगा। पैसा जा रहा है, आप काम कर रहे हैं, आ नहीं रहा है। इसके पीछे अगर गवर्नमेंट से भी नहीं आ रहा, मित्रों से भी नहीं आ रहा है, यहां से भी नहीं आ रहा है, तो ये एक रिपीटिंग थॉट पैटर्न है। आप इसको समझ लीजिए। इस रिपीटिंग थॉट पैटर्न की वजह से ये बार बार हो रहा है। आपने कोई ना कोई सिग्नल सबकॉन्शियस को दिया है, जिसकी वजह से ये आपके साथ ये घड़ रहा है, ये हकीकत हो रही है। तो मेरा तो ये सिफारिश रहेगी कि आप इस चीज में हम आपको मदद करेंगे। आप विकाया में आ जाइए। कौन सा थॉट पैटर्न है, इसको ढूंढने में 1 या 2 सिटिंग लगेगा। थॉट पैटर्न अगर आपको पकड़ में आ गया तो ये रिपीट होना बंद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि वो जब तक वो ऑर्डर जो दिया हुआ है सबकॉन्शियस को, वो जैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी केस का नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब एक जनरल केस बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने कह दिया कि भाई उसके मन बचपन से एक माइंड में उसके एक बिलीफ है कि लोग लोग धोखेबाज होते हैं, लोग दिए हुए पैसे वापस नहीं करते। अब ये बिलीफ अगर आ गया तो अंदर से सबकॉन्शियस यस बॉस कर देता है। अब वो उसके लिए बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ हो गया। और बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ उसको अपने अंदर वो स्टोर करके रखता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भूलता नहीं है। कॉन्शियस माइंड भूल सकता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता है। कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। तो जब भी आप किसी को पैसा देंगे, बोलेंगे मालिक ने क्या कहा है, लोग धोखेबाज हैं, लोग दिया हुआ पैसा वापस नहीं करते। तो चलिए,
तो सिचुएशन ऐसा करेगा, आपके बिहेवियर को ऐसा चेंज कर देगा कि वो आदमी को वापस करने का मन ही नहीं करेगा। और कभी वो सचमुच लेके आएगा तो आप बोलेगा अरे जल्दी क्या थी भाई, तो कहता ठीक है। सिचुएशंस हमारी अपनी थॉट की वजह से होती हैं। और ये अगर पैटर्न बार बार हो रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई गलत कमांड अंदर चला गया। तो इस तरह के थॉट पैटर्न्स अगर कहीं हैं तो दे माइट बी कॉजिंग दिस थिंग कि आता हुआ पैसा आपका अटक जाता है। तो ऐसे काफी केसेस आए हैं हमारे पास में, अलग अलग थॉट पैटर्न्स होते हैं। तो वी कैन डिस्कवर दैट एंड जॉइंटली मिलकर के उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ये होता रहता है, दिस इज नॉट अ वेरी, कोई ऐसा रेयर तकलीफ नहीं है, कई लोगों में होता है। जी हाँ जी प्रशांत सर, जी। हाँ, मैसेज के प्रश्न खत्म हो गए सर। प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो अभी मेरी ऑडियंस से गुजारिश है कि कोई आपके प्रश्न है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आ रहा है, तो यदि आप चाहें तो आप वो बटन दबा दीजिएगा हैंड रेज वाला, और या तो फिर कैमरा ऑन करके हाथ भी रेस कर सकते हैं। तो यू आर, इट इज ओपन हाउस, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीबडी। किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो, या कोई कमेंट देना चाहते हैं, या आज के जो भी प्रश्न है उसके ऊपर उप प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। प्रश्न पूछेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा, नहीं पूछेंगे तो बाद में कोफ्त होगा कि अरे यार पूछना था मैं भूल गया, या मैं उस समय क्यों नहीं पूछा। मौका है, पूछिए। जी, किसी का हाथ, चलिए तो इसका मतलब प्रश्न लिखित में आए हैं आज और मौखिक नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं। तो तकरीबन तकरीबन 1 घंटा हो ही रहा है। बट अगला सेशन हमारा रविवार को ही है, तो 11 बजे नेक्स्ट संडे। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भाई साहब ने कहा है कि वो डेट जरूर बताया करें। तो अगले संडे का डेट जो है ये होगा 31, 31। 31 को संडे है, तो 31 तारीख को 11 बजे हम फिर मिलेंगे। और आप लोग जरूर आइएगा। और मेरी ये गुजारिश है कि जिन जिन लोगों को मैंने ये सजेशन दिया है कि आप 1-to-1 कर सकते हैं, तो आप जरूर ये जो नंबर है ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 7030911302। इसमें आप प्रशांत जी से या सोनिका जी से आप या तो फोन पे बात कर लें, और या तो फिर मैसेज भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि मुझे विकाया में थोड़ा समय चाहिए, तो वो आपसे बात करके अपॉइंटमेंट सेट कर देंगे। यदि आप रूबरू चाहते हैं तो वो हो सकता है, या तो जूम पे आना चाहते हैं तो भी आप जूम पे आ सकते हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट बाय हैविंग अ 1-to-1, एंड आई विल बी पर्सनली लुकिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर विकाया। तो ये एक अनाउंसमेंट थी। दूसरा कि फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है हमारी, लेकिन मेरी गुजारिश है कि यदि आपको इसमें इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि आपके किसी कोई मित्रों के साथ में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, तो आपके नंबर्स तो हमारे पास हैं, तो हम आपको ये लिंक फिर से भेज देंगे। तो अगर हो सकता है, अगर आप अपने किसी अच्छे 4-5 मित्र या फैमिली मेंबर आपको लगता है कि उनको इससे फायदा हो सकता है, तो आप उनको भेज सकते हैं। बड़ा ग्रुप होता है तो प्रश्न ज्यादा आते हैं, ज्यादा प्रश्न आते हैं तो लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको जरा बड़ा करने में मेरी मदद कीजिएगा। तो यदि हर इंसान ने 5-5 लोगों को इनवाइट किया, तो उसमें से 3 भी आ गए, तो अगली बार ग्रुप जरा बड़ा रहेगा और प्रश्न ज्यादा आ जाएंगे। और क्या होता है कि किसी और के प्रश्न से हमें अपने भी उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मेरा हाथ बटाइएगा। एंड ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात, 7 तारीख को, जून 7 को 1 डे का प्राइमरी महापेक्षा का कोर्स है। उसमें मैं स्वयं रहूंगा और पूरा दिन हम वहाँ पे रहेंगे, आपके साथ ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे, और आपको पूरी तरह से वी विल मेक यू सशक्त टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। उसमें जो लोग पुणे में हैं आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और मेरी गुजारिश फिर यही है कि अगर आपके किसी
मित्र को या किसी रिलेटिव को आपको लगता है कि उनको इसका फायदा होगा, तो आप उनको जरूर बताइएगा। ये जो टेलीफोन नंबर मैंने दिया है उसमें कांटेक्ट कर लें, और अपने मित्रों को या फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को आप कह सकते हैं कि पूना में यदि हैं या उसके आसपास में हैं, एक दिन के लिए वहां जाकर के आप इस चीज का फायदा ले सकते हैं। तो ये तीन चीजें थी मेरी, और बस आज के लिए इतना ही। 12 बज गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगले रविवार को फिर से हम मिलेंगे, 31 तारीख को 11 बजे। नमस्कार।